और 20 लाख ये दोनों 60 लाख हो गए। 60 लाख में से हमें 50 लाख हटाने पड़ेंगे और 10 लाख पे टीडीएस कटेगा 0.1% सा। गेटिंग माई पॉइंट? ये आंसर आपको मिल चुका होगा। अब बात एक और आती है साहब, ये सब 50 लाख जो है इसमें हम इंक्लूडिंग जीएसटी करना है या एक्सक्लूडिंग करना है, ये भी तो बता दो। अब देखो साहब, अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। कहां से? सीबीडीटी से। मेरा अपना है कि परचेज अगर अपन कर रहे हैं तो ये एक्सक्लूडिंग होगा, अपना व्यू है और होना भी चाहिए। और मैं सब ये कहां से लगा रहा हूं, टीडीएस जब हम काटते हैं, मैं ये सर्कुलर 2017 का जो 23 था सर्विसेज के लिए जो आया था नितिन जी, कि भाई सर्विसेज पे जो टीडीएस कटेगा तो क्या वो जीएसटी का कंपोनेंट करके कटेगा क्या? तो उन्होंने क्लेरिफाई किया था सीबीडीटी ने कि साहब एक्सक्लूडिंग जीएसटी करके काटना है, तो मैं भी उसी को ले रहा हूं एक बार फिलहाल कि हमें एक्सक्लूडिंग करके ही काटना है। इवन मैं आज ये सारी चीजें कई कोशिश करूंगा, ट्वीट भी करूंगा कि सब क्लेरिफिकेशन आप दे दें, पर एक्सक्लूडिंग मेरा व्यू है, एक्सक्लूडिंग ही रहेगा। और ये मैंने सर्कुलर नंबर 23 2017 से लिया है साहब। अब ठीक है साहब, अब ये हमारी लायबिलिटी कब अराइज होगी साहब? अब इसमें साफ साफ है टीडीएस का जो फेनोमिना है, जो नोमेनक्लेचर है कि पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर साहब। जब आपने परचेज किया या उसको एडवांस पेमेंट कर दिया, टीडीएस काट लो साहब, ये भी क्लियर हो गया। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट साहब, क्योंकि ये मैं इंटरप्ले जब दोनों के बीच में ले जाऊंगा 206C1H के अंदर और इसके अंदर, तो अब बात आएगी कि साहब ये होगा क्या। अब मैं लेके जाता हूं कि भैया ये जो ये लायबिलिटी है किसकी, ये जो 194Q की क्या नॉन अप्लीकेबल भी है? प्रवीण सर, संदीप सर, अब देखिए सिंपल सा समझते हैं अपन। कोई भी ट्रांजैक्शन जिस पे, एग्जांपल भी ले रहा हूं, कोई भी ट्रांजैक्शन जिस पे टीडीएस कटा है हमें 194Q नहीं काटना है। संदीप सर एग्जांपल लेते हैं, मधुरंजन सर, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर आया, प्रवीण सर, एक कॉन्ट्रैक्टर आया जिसके साथ हमने ट्रांजैक्शन किया और उसने हमें 60 लाख का कॉन्ट्रैक्टर से हमको सप्लाई किया 60 लाख से। हमें टीडीएस काटना है साहब, क्या 194Q लगेगा क्या साहब? कॉन्ट्रैक्टर ने सप्लाई कर दिया, अब ट्रांजैक्शन तो हमने परचेज किया कॉन्ट्रैक्टर से जो भी है, क्या कटेगा क्या? भूषण भाई नहीं, भूषण भाई बोल रहे हैं नहीं कटेगा साहब, और मैं भी बोल रहा हूं नहीं, क्योंकि उसका 194C में हम काट लेंगे। देखो सांकेतिक भाषा में समझता हूं, आप टेंशन ना ले, मैं देख रहा हूं आपको, तो ऐसा टेंशन वाली बात नहीं। और यही कम्युनिकेशन हमारी केमिस्ट्री होनी चाहिए। एक बात कि जहां पे टीडीएस कट रहा है तो एक ट्रांजैक्शन पे तो दोबारा टीडीएस नहीं कटेगा साहब। दूसरा, अब ये आप ध्यान से समझिएगा तो पूरी जो इंटरप्ले आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन में टीसीएस चार्ज हो रहा है तो हमें क्या नहीं करना, टीडीएस नहीं काटना। एग्जांपल लेता हूं, जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं 10 लाख के ऊपर, आप जानते हैं कि जो हम डिस्ट्रीब्यूटर टीसीएस चार्ज करता है। और अगर अपने बिजनेस के लिए खरीदी, ऑडी खरीद ली साहब 60 लाख की, तो क्या टीडीएस काट लूंगा? जहां पे टीसीएस चार्ज हो रहा है वहां पे हमें ये 194Q नहीं काटना। पर वेट, केवल एक एक्सेप्शन छोड़ दिया साहब इन्होंने, और वो छोड़ दिया 206C1H का। बड़े इजी ढंग से समझ रहे हैं, जो लिखा हुआ वो ठीक है। अगर 206C1H टीसीएस चार्ज है तो हमें बावजूद उसके टीडीएस काटना पड़ेगा साहब। और ये एक बहुत बड़ी बात है, हमारे डबल लायबिलिटी एक तरीके से क्रिएट हो रही है। इसके लिए हमें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और डिक्लेरेशन का फॉर्मेट में बना चुका हूं, हम शेयर भी करेंगे जैसा मैंने आपको कहा। तो आपको समझ में आएगा, दो ट्रांजैक्शन, एक तो टीडीएस कटा और दूसरा टीसीएस कटा। संजय जैन सर, मनोज भाई, तो ये आपका टीडीएस और टीसीएस जहां कटता है वहां पे आपको ये सब चीजें 194Q की लायबिलिटी नहीं आने वाली है साहब। तो ये भी क्लियर है। अब देखो कई क्वेश्चंस आपके दिमाग में मैंने यहां रखे हैं। पहला, क्या 1 जुलाई से पहले अगर टर्नओवर हो रहा है 50 लाख के लिए क्या काउंट करना है? बिल्कुल करना है। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 1 बाय 1 आपके दिमाग में। क्या कैपिटल गुड्स पे 194Q एप्लीकेबल है क्या? प्लांट एंड मशीनरी आई, संदीप संडे इमीडिएट देखते ही कह दिया साहब कटेगा। बिल्कुल कटेगा सर, आप सही है एकदम, बिल्कुल कटने वाला है। अच्छा तीसरा, क्या आउटसाइड इंडिया से मैंने इंपोर्ट किया तो क्या टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा, वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर चाहिए। क्या सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन अपन करते हैं, शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, रिस्क है तो इश्क है। अर्षद मेहता वाली मूवी जो आई हमारी, उसने बवाल कर दिया। और रिस्क, हम शेयर तो हर कोई खरीदता है साहब, और कई ऐसे ऐसे महारथी भी है जो 50 लाख से ज्यादा भी शेयर खरीदते हैं। आप समझिए, हम तो 1-2 लाख करके इन्वेस्टमेंट करके खुश है साहब, बढ़ेंगे। रिलायंस का खरीद लिया साहब, एक ने लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर दिया, हम बैठे हैं आराम से। लोग 50 लाख डेली भी खरीदते हैं। तो क्या उस पर टीडीएस कटने वाला है क्या प्रवीण सर?
सिक्योरिटी पे क्या टीडीएस कटेगा क्या? नहीं कटेगा साहब। इसको मैं रिलेट कर रहा हूं 206C1H से। क्लेरिफिकेशन आ गया था सीबीडीटी का कि सिक्योरिटी पे टीसीएस चार्ज नहीं होगा, तो यहां पे टीडीएस भी हम नहीं काटने वाले। ये एक बात और क्लियर है। अच्छा साहब, अब बात आती है क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टीडीएस कटेगा क्या? अब यहां आंसर चाहिए। मधु सर, संदीप सर, मनोज भाई, कटेगा आंसर? संदीप सर कह रहे हैं जी कटेगा। और कोई आंसर अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, संदीप सर थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब अभी आया, नहीं कटेगा साहब, क्लियर। कुशन भाई नहीं कटने वाला। कई चीजें हैं, कई हाँ भी मैं देख पा रहा हूँ, नाम मुश्किल है। पवन कुमार अग्रवाल सर, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हम टीडीएस की बात कर रहे हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो इसमें दो व्यू हो गए। नंबर एक, पहले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख के ऊपर है तो उसका टीडीएस का सेक्शन ही अलग है भूषण भाई, आप जानते हैं। आई अलग ही सेक्शन है, उस पर 1% कटेगा, तो वो एक, तो वो कहानी खत्म हुई। दूसरा एक और मैं ले सकता हूं कि ये गुड्स ही नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं होती साहब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो वैसे भी नहीं कटेगा क्योंकि ये सेक्शन ही परचेज ऑफ गुड्स पे लगता है, तो वो कहानी भी खत्म हुई। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप देखिएगा। अब क्या होता है संदीप सर, हम परचेज करते हैं प्लांट एंड मशीनरी भारी वाली, हमारे क्लाइंट ने मंगवा ली साहब, प्रवीण सर। अब उसके साथ में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी अटैच हैं, होता ही है साहब। 2 लाख के भाई साहब गाड़ी भाड़ा लग गया, फ्रेट लग गया, मधुरंजन सर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, 60 लाख की तो मशीनरी, 2 लाख का उसके ऊपर उसी परचेज बिल के अंदर गाड़ी भाड़ा लग गया, 62 लाख का टोटल बिल हो गया, 62 लाख। अब टीडीएस क्या 60 लाख पे काटना है हमें या 62 लाख पे काटना है? अब ये एक और क्वेश्चन, फ्रेट को इंक्लूड करें कि नहीं करें? अभिषेक जी आप ही बता दो। अब ये कोई अच्छा कर दें। संदीप सर शायद कह रहे हैं करेंगे। सर चैट बॉक्स ओपन है, सर चैट बॉक्स ओपन है। हाँ, चैट बॉक्स पे यस और नो काट दें, 62 लाख पे अपन डिडक्ट कर दें। मनोज भाई क्या हमें 62 लाख पे टीडीएस काट देना चाहिए, यस और नो? सिंपल सा, यस मतलब काट देना चाहिए और नो मतलब नहीं काटना चाहिए। सिंपल सा, एज सिंपल एज दैट। यस 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 काट देना चाहिए साहब, बिल्कुल। मैं नो आया भी, नो डिडक्ट, यस नो यस, काफी यस नो बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या व्यू ले सकते हैं, क्योंकि परचेज में इंक्लूड है और यस नो करें वो भी टू द सम एक्सटेंट सही है राम मनोहर गुप्ता सर, कि भैया 62 लाख का एक साथ बिल आया, तो अब उसको मेरा व्यू ये है पूरे पे ही आप टीडीएस काट लो, क्योंकि बाइफरकेशन अपन नहीं कर सकते। अब अगर 60 लाख का अलग बिल आ रहा है और 2 लाख का अलग बिल आ रहा है फ्रेट का, राम मनोहर सर कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, तो यहां पे फिर हम 60 लाख पे तो 194 क्यू पे काटेंगे, और वो फ्रेट वाला क्या करना है, क्या क्यू पे ले जाए? नहीं सर, अगर उस पर तो 194 सी कटता है तो काट दो, खत्म बात। गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरे ख्याल से ये क्वेरी भी सोल्व है। अब देखो क्वेश्चन इतने ही नहीं है साहब, अभी इंटरेस्टिंग और आने वाले। एडवांस पेमेंट पे टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? आज यही 194 क्यू निपटा के जाएंगे साहब, 1 जुलाई आ रहा है, हमारे पास और टाइम नहीं है। एडवांस पेमेंट पे कटेगा साहब, क्योंकि पेमेंट और परचेज विच एवर इज अर्लियर साहब, तो ये टीडीएस कटेगा, राइट। अब बात आती है कि जो अगर सपोज करो आप बायर हैं, राम मनोहर सर आपके क्लाइंट ने, संदीप नायक सर आप शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? संदीप सर थोड़ा रुक के कर ले, 2 मिनट रुक, 5 मिनट रुक के बस प्लीज। बस क्योंकि अपन लास्ट में लेते हैं तब इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे, नहीं अदरवाइज क्या रहेगा हम मैं कंप्लीट कर पाऊं टाइम पे, वो बड़ी बात है, एक बार पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा अब आता है एक और संदीप सर एज यूजुअल, संदीप सर हम छोड़ेंगे नहीं अभिषेक जी को, जब तक आपकी क्वेरी सोल्व हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सर। यस। अब एक और हमारे पास आता है क्वेश्चन कि सर संदीप सर अब जिससे हमने परचेज कर रहे हैं, अब क्या है लॉकडाउन चल रहा है साहब, सेलर है हमारे, क्लाइंट के रिलेशन वैसे ही हमारे, हमको भले ही फीस ना दें वैसे दिलदार होते। अब उन्होंने क्या किया, अपने सेलर को एडवांस दे दिया नितिन जी उसको कि साहब आप एडवांस लोन के रूप में ले लो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उस पर टीडीएस काटेंगे क्या, क्योंकि वो सेलर ही है एक तरीके से देखा जाए तो। देखो आंसर मैं देता हूं, क्योंकि इस पर हम आगे चलते हैं कि एडवांस पे कोई टीडीएस नहीं काटना साहब, क्योंकि ये केवल परचेज पे ही है। अगर एडवांस हम कोई सेलर को दे रहे हैं उस पर नहीं काटना साहब। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप आंसर देना। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, परचेज किया राजेश सर, भूषण भाई, हमने परचेज किया किसी से 80 लाख का। मैं क्वेरी सोल्व करूंगा, आप कुछ हैंड रेज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हम बात करेंगे। परचेज किया 80 लाख का, अब क्या हुआ, हमने परचेज तो कर लिया, जुलाई में कर लिया साहब, टीडीएस भी काट लिया।
अब क्या होता है कि कुछ क्वालिटी में डिफरेंस आ गया साहब। अब डेबिट नोट इशू कर दिया 10 लाख का, 80 lakhs का परचेज किया, डेबिट नोट इशू कर दिया 10 लाख का, होता ही है ऐसा, प्राइस में वेरिएशन आ गया साहब। अब मेरा क्वेश्चन है क्या उसका एडजस्टमेंट करना है क्या? 10 लाख 80 lakhs का पे तो मैं शुरू पे 0.1% कर लिया, भूषण भाई कह रहा है नहीं करना, यस और नो। और अच्छा मैं सेम कह देता हूं, जुलाई के अंदर ही मेरे पास परचेज आया और फिर जुलाई के अंदर ही 10 लाख का अलग से डेबिट नोट आया, तो क्या करना है, क्या एडजस्ट कर दूं? अब यहां पे व्यू दो है, प्रवीण सर, मधुरंजन सर, क्या एडजस्ट कर दिया जाए या सीधा 80 lakhs को ही रखा जाए? यस एडजस्ट कर दिया जाए, यस पे हम जा रहे हैं कि यस एडजस्ट कर दो साहब, यस यस एडजस्ट, यस सभी आ रहे हैं कि साहब जुलाई में तो कर ही दो, नो। अब राकेश गोयल सर का आया कि साहब नो। देखो यहां पे मैं व्यू ले रहा हूं, हम परचेज को एज इट इज रखें जैसे भूषण भाई ने पहले ही कहा था, क्योंकि रीजन मैं बताता हूं, मैं मेरे क्लाइंट का एक एमएनसी है, तकरीबन महीने के अंदर तकरीबन उसके 600 650 डेबिट नोट इशू होते हैं, क्योंकि एक्चुअली वहां का उनका काम क्या है, प्राइस वेरिएशन बहुत होता है। अगर मैं ये एडजस्ट करने लगा, आप तो सिंपल हिसाब रखिए, सीधा परचेज आया काट लिया खत्म बात, अब एडजस्टमेंट नहीं होगा साहब, आपको अपने अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा साहब। तो डेबिट नोट को भले ही मेरा व्यू है कि एडजस्ट करना बहुत भारी काम है, ना करें और एज इट इज रहने दें। अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल, अब आप मेरे को बताइएगा साहब, एक केस थ्योरी ले रहा हूं, मतलब एक केस स्टडी ले रहा हूं। आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पे मेरे साथ रहिएगा। अच्छा एक और 11 नंबर क्वेश्चन में छोड़ गया, क्या लोअर डिडक्शन पॉसिबल है? 194 क्यों है सर? 0.1% था, और कितना लोअर लोगे बताओ, आप बताओ सर। देखो बात ऐसा नहीं है, जीरो तो हो सकता है पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2067H के लिए क्लेरिफिकेशन आ गया था, 197 के अंदर एप्लीकेशन आप नहीं लगाएंगे, 194 क्यों में मैं सेम मान के चल रहा हूं मनोज भाई कि नहीं लगाएंगे साहब। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक केस स्टडी में आपके सामने ले रहा हूं, बी विद मी, आप देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपसे आंसर चाहिएगा साहब। और ये क्वेश्चन है कि कंपनी हुज टर्नओवर इज 12 करोड़ इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, यानी 10 करोड़ से ज्यादा है, और बाई 75 lakhs ऑफ कैपिटल गुड्स परचेज की सप्लायर से 75 लाख की, राइट। अब थोड़ा सा ये डबल आ गया तो मैं नीचे आ रहा हूं इस पे, द एग्रीमेंट विद द सप्लायर इज 1 lakh शेयर ऑफ द कंपनी हुज फेयर मार्केट वैल्यू इज 75 lakh शैल बी अलॉटेड टू द सप्लायर एज कंसिडरेशन। क्या क्वेश्चन है, 194 क्यों कटेगा? क्या 75 लाख रुपए का मशीनरी खरीदा सुधीर कुमार सर रेस्पेक्टेड, और उसके बदले में 75 लाख के बदले में शेयर दे दिए साहब 75 लाख के, कंसिडरेशन पेमेंट नहीं हुआ है अमाउंट का। मेरा क्वेश्चन है 194 क्यों कटेगा? क्या प्रवीण सर कटेगा, यस या नो? यस नो, देखो कुछ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? नो, यस यस यस, सभी इसी फॉर्मेट में। अच्छा यस यस कटेगा साहब। अच्छा ये किस कारण से कटेगा? यस बिल्कुल सब कटेगा साहब, यस यस ऑन सेफर साइड। अच्छा सुरेश ने कहा ऑन सेफर साइड, सर काट लो, कहां दिमाग लगाएंगे, काट लो सेफर साइड। और रिम्बर्स, अच्छा टीडीएस एंड सेम विल गेट रिम्बर्स। अच्छा ऐसा भी आया है कि साहब कटेगा कि नहीं कटेगा, रिगार्डलेस ऑफ द कंसिडरेशन क्रेडिट और पेमेंट विच आर जस्ट लाइक लॉटरी। देखो आपका आंसर बिल्कुल सही है, पर मैं इसका रीजन मैं बता देता हूं। यहां पे 194 क्यू में एक वर्ड यूज किया गया है, क्रेडिट और पेमेंट, एनी मोड वर्ड यूज किया गया है सेक्शन के अंदर, एनी मोड। आप माइंड इट, पेमेंट चाहे किसी भी मोड में हो, टीडीएस कटेगा साहब, तो आप भूल जाइए। एक और इंटरेस्टिंग देखो केस स्टडी में आपके सामने लेके आऊं, क्वेश्चन कई है बट अब इंटरप्ले शुरू करूंगा और फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, रहेगा टाइम तो 206 एबीबी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो मेसेस एबीसी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म इनवॉइस गुड्स वर्थ ₹60 lakhs, किसको इनवॉइस किया? जो उनका पार्टनर है उसकी प्रोप्राइटरी फर्म ए एंड कंपनी को। यानी क्या हुआ, एबीसी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है और उस अपने पार्टनर को ही एक सेल कर दी 60 लाख रुपए की, मनोज भाई, और 60 लाख परचेज करने के बाद जब पेमेंट की बात आई तो पार्टनर ये बोलता है कि साहब मेरे कैपिटल अकाउंट में अमाउंट काफी पड़ा है, उससे एडजस्ट कर लो, ड्राइंग्स मान लो साहब मेरी 60 lakhs का। तो क्या यहां टीडीएस कटने वाला है कि नहीं कटने वाला? कटेगा साहब, वही कहानी आ गई। क्या? क्योंकि एनी मोड से पेमेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे बढ़ता हूं, टीसीएस, ये बड़ा सिंपल था, लास्ट ईयर से है, मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, केवल एक प्रोविजन 2 लाइन में मैं आपको बता के फिर इन दोनों में जो कंफ्यूजन है वो करेंगे और एक केस स्टडी बड़ी अच्छी वाली डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे।
206C1H क्या बोलता है कि कोई भी अमाउंट रिसीव हो रहा है, एनी कंसिडरेशन, सेल नहीं है, कंसिडरेशन जब रिसीव हो रहा है और उसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है और सेलर का टर्नओवर वही ग्रोस रिसीव 10 करोड़ से ऊपर है, तो ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा और टीसीएस चार्ज करना पड़ेगा रिसीव अमाउंट पे 0.1% साहब। ये सेक्शन 206C1H बोलता है साहब। बड़ा इजीली मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि सर अब इन दोनों सेक्शन को देखो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और ध्यान से समझिएगा, फिर इंटरप्ले कई क्वेरीज आपकी इससे निकलने वाली है। पर्पस सेक्शन 194Q टीडीएस है और इसका टीसीएस है 206C1H। अप्लीकेबिलिटी बायर पे है, परचेजर पे और ये सेलर पे है। अब ट्रिगर पॉइंट पे देखिएगा आप, वी विथ मी। पहला पॉइंट दोनों में सेम है, दो ट्रिगर पॉइंट है। पहला टर्नओवर ग्रोस रिसीव्ड सेल्स फ्रॉम बिजनेस और बायर 10 करोड़ से ज्यादा हो प्रीवियस ईयर में, दोनों में। पर दूसरा पॉइंट जो है वो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे बोला है परचेज ऑफ गुड्स ऑफ एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। यहां पे बोला है परचेज ज्यादा हो तब, और यहां पे बोला है सेल्स कंसिडरेशन 50 लाख से ज्यादा हो तब। सेल नहीं बोला है साहब, गेटिंग माई पॉइंट, सेल नहीं बोला है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। वो तो परचेज पे है और ये सेल पे है। ये तकलीफ आने वाली है, हम जब वो क्वेश्चन करेंगे तब हमें दिक्कत आएगी। इफेक्टिव डेट क्या आ रही है साहब, ये 1 जुलाई आ रही है। ये थोड़ा कट पेस्ट में दिक्कत हो गई, ये पहले से ही एप्लीकेबल है 206C1H। टाइमिंग ऑफ टैक्स डिडक्शन, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर थ्रो एनी मोड, मैंने आपको पहले ही बताया, थ्रो एनी मोड विच एवर इज अर्लियर, जो टीडीएस का फेनोमिना है। और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट हमें टीसीएस चार्ज करना है साहब। बिल्कुल ठीक है साहब। एडवांसेस पे दोनों पे लगने वाला है 194Q 206C1H पे। रेट क्या होगी 0.1%, अगर पेन अवेलेबल नहीं है तो 5%। 206C1H में 0.1%, अगर पेन अवेलेबल नहीं है तो 1%। माइंड इट, ये स्पेसिफिकली सेक्शन में कहा गया है। 10 की रिक्वायरमेंट है साहब। अब मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, 194Q की नॉन अप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बता दी थी कि साहब यहाँ पे टीडीएस लग रहा है या टीसीएस लग रहा है तो हमें नहीं चार्ज करना। टीसीएस केवल एक ही केस के अंदर कि जहां पे 206C1H लग रहा है वहां पे आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीसीएस और कहीं पे लग रहा है तो टीडीएस नहीं काटना है साहब। पर आप आइए 206C1H में वो क्या बोलता है कि अगर टीडीएस भी लगा है और टीसीएस भी लगा है किसी ट्रांजेक्शन में तो 206C1H की लायबिलिटी नहीं आएगी साहब। बिल्कुल सही बात है। अगर 194Q काट लिया है बंदे ने तो 206C1H नहीं आने वाला। बड़ा सिंपल है, ये मेन पॉइंट है जो हमें समझने वाला है। यानी वापस से आता हूं, 194Q अगर टीडीएस और टीसीएस चार्ज है नहीं करना, पर टीसीएस में एक अपवाद छोड़ दिया एक्सेप्शन कि वो हमें क्या करना है कि टीसीएस 206C1H में अगर चार्ज है नितिन जी तो हमें टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। जबकि 206C1H तो सिंपल सा बोलता है कि साहब अगर टीडीएस भी कटा है और टीसीएस भी कटा है तो हमें काटने की चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। अब होता है एक्सक्लूजन। अभी तक 194Q में कोई एक्सक्लूजन नहीं दिया गया, जबकि 206C1H में दिया गया था। इफ बायर इंपोर्टर ऑफ गुड्स सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसी काउंसलेट है, तो हमें टीसीएस चार्ज करने की जरूरत नहीं है साहब। अब ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है फॉर्म 26Q 27EQ 206C1H के लिए, फॉर्म 16 है 27D ये आएगा। अब इस पे नहीं जा रहे साहब, एक केस स्टडी करते हैं फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं साहब। ये इंटरेस्टिंग केस स्टडी है साहब। अब आप मेरे को आंसर बताएंगे इन दोनों में इंटरप्ले कैसे हो रहा है। मैं यहां पे लेके जा रहा हूं, यहां पे तो ऊपर लिखता हूं 194Q और एक लिखता हूं 206C1H। राइटिंग पे मत जाइएगा साहब, फर्क नहीं पड़ता, आप भावनाओं को समझिएगा। पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, 1 अप्रैल, यस नो में आना, 1 अप्रैल से जून तक के बीच का ट्रांजैक्शन है। बी बायर परचेज करता है गुड्स 1,50,00,000 की एस से, यानी बायर ने परचेज किया, केवल पेमेंट नहीं हुआ अभी, 1,50,00,000 का। तो क्या 194Q अप्लीकेबल है कि यस और नो? इस पे अप्लीकेबल है कि नहीं है? नो 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 नो, बिल्कुल मैं एग्री हूं, नो एकदम। अभिषेक भाई, सुरेश गुप्ता सर, नो, क्योंकि वो जुलाई से पहले का है, बिल्कुल एग्रीड, नो। यानी कि यहां पे नो, इस ट्रांजेक्शन में नो। क्या 206C1H एप्लीकेबल है क्या इसका आंसर यस और नो में? नो नो नो, ऐसा यस नहीं नो, सभी यस आया। योगेश जी ने भी बोला यस बीच में, नो आंसर आ रहा है। नो नो देखा ज्यादा। मैं आपको बता दूं, सिंस 20, यही अपन को देखो कंफ्यूजन है, 206C1H कंसिडरेशन रिसीव होगा
तब ही हमें चार्ज करना है। यहाँ पे कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं है, परचेज है, तो ये भी अप्लीकेबल नहीं होने वाला साहब। चलो अब आते हैं हम दूसरे में। अप्रैल से जून के बीच में आ रहा है, पेमेंट कर दिया साहब 1.5 करोड़ में से 1,20,00,000 का पेमेंट हो गया साहब अप्रैल से जून के बीच में। क्या 194 क्यों अप्लीकेबल होगा क्या? यस और नो? नो नो नो, क्योंकि सर वो तो जून से पहले है तो अप्लीकेबल ही नहीं होगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सब। नो, ये बिल्कुल अप्लीकेबल नहीं होने वाला। अच्छा, क्या 206C1H अप्लीकेबल होगा क्या? यस 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 यस, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, क्योंकि ये कंसिडरेशन रिसीव है, जून में हो जाए कोई फर्क नहीं, ये तो ऑलरेडी अप्लीकेबल है साहब। यस, अच्छा ये तो बता दी, अमाउंट कितना आएगा साहब? अमाउंट कितना है जिसपे टीसीएस अप्लीकेबल होगा? 70 लैक्स। 1,20,00,000 नहीं आएगा, 70 लैक्स। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 70 लैक्स साहब। या क्योंकि 50 लाख छोड़ना है हमें, तो 70 लैक्स पे 0.1% अप्लीकेबल होने वाला है साहब, 0.1%। चलो ये अच्छी बात है, हम सब जा रहे हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो नीचे आने वाले हैं, वहां हम आपका इनपुट चाहिएगा। अब 30 जून को आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा 30 लाख, इसका तो कोई एंट्री नहीं होने वाली, ना इस पे ना इस पे। अब क्या हुआ साहब, जुलाई के अंदर बी ने परचेज कर लिया गुड्स 20 लाख का साहब, समझ रहे हो? 30 लाख का बैलेंस पहले था, 20 लाख का परचेज कर लिया। क्या 194 क्यों अप्लीकेबल होगा क्या? 20 लाख का परचेज हुआ है साहब। यस नो नो यस यस नो। क्वेश्चन आ रहा है, अरे 50 लाख छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? नो, मिक्स आ रहे हैं आंसर। 50 लाख तो छोड़ दीजिए, 20 लाख का है। नहीं, पर कोई छोड़ने को तैयार नहीं है साहब। नहीं, 120 बिल्कुल सही जा रहे हैं। नो यस यस, बिल्कुल यतिन जी, यस नो मिक्स आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं 20 लाख पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हम जो 50 लाख का काउंट करेंगे वो अप्रैल से करने वाले हैं, और अप्रैल से अभी तक 1,20,00,000 तो पहले हो चुका, और 20 लाख ही, 50 लाख तो पूरा कवर हो गया है। तो ये 20 लाख पे 0.1% टीडीएस हमें डिडक्ट करना रहेगा साहब। यस, अच्छा इस पे टीसीएस अप्लीकेबल होने वाला है क्या साहब? यस और नो? टीसीएस 206C1H, नो नो नो, बिल्कुल। मैं, आप समझ गए, मेरे ख्याल से हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ओनली पेमेंट, बिल्कुल सर, रिसीव कुछ भी नहीं हुआ है तो कुछ अप्लीकेबल नहीं होने वाला है साहब। लास्ट क्वेश्चन मेरा है, फिर क्वेश्चन आंसर पे 206C1H में देखूंगा, अगर लेना हुआ, नहीं तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाएंगे, वहां अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो मैं लूंगा। और अब बात आती है, अब देखो 30 लाख पहले बाकी है, आप समझिएगा। अब इंटरेस्टिंग तो पार्ट अब शुरू होने वाला है। 50 लाख टोटल बाकी है, इसमें से बी ने पूरा पेमेंट कर दिया 50 लाख का। 50 लाख बाकी थे, 50 लाख का पूरा पेमेंट हो गया साहब। 194 क्यों अप्लीकेबल होगा क्या? नो, 30 लाख पे होगा। अच्छा ओके, नो नो होगा क्या? नहीं आ रहा साहब, कहीं भी नहीं हो रहा। अब ये इंटरेस्टिंग, अब आप बताइए। नो नो, ओनली 30 लाख पे होगा। अच्छा, क्योंकि 20 लाख पे तो पहले हो गया, और 50 लाख पे यस बिल्कुल होगा साहब। ओनली ऑन 30 लाख। आंसर कई आ रहे हैं अब की बार, 30 लाख, 50 लाख, 20 लाख, ओनली ऑन। और पर कहीं ऐसा आंसर मेरे को, यस ऑन रिमेनिंग 30 लाख पक्का लॉक कर दिया जाए, लॉक कर ही देते हैं साहब, कुछ भी। और नो, अच्छा नो आया, एक नयन सेठी जी ने बोला है कि साहब नो, यहाँ ऑलरेडी डन। हरी 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 सर ने भी बोला है ऑलरेडी नो। अब कई आंसर आए, देखो हम लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला साहब। रीजन मैं बताऊं, क्योंकि ये जो 30 लाख वाले हैं, ये तो ऊपर ही हम, आप देखिए जो 30 लाख क्या होगा, आप समझिएगा। जो 30 लाख तो पहले के, जून के पहले के बकाए हैं, आप समझिएगा, उस पर तो अप्लीकेबिलिटी नहीं थी साहब, पेमेंट कर रहे हैं। और 20 लाख पे ऑलरेडी 194 क्यों हम यहाँ पे दे चुके हैं, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा साहब। गेटिंग माई पॉइंट? ऑलरेडी 30 लाख तो 30 जून से पहले का है, तो जुलाई में था ही नहीं, तो नहीं आएगा। और 20 लाख पे ऑलरेडी हम यहाँ पे दे चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब बात आती है 206C1H की। यहाँ पे पेमेंट, क्या 206C1H एप्लीकेबल होने वाला है? अगर होने वाला है तो कितने पे? 30 लाख यस, 30 लाख नो, होगा ही नहीं साहब। 50 लाख पे पूरे पे होने वाला है। कई आंसर है, 50 लाख 30 लाख नहीं होगा, यस 30 लाख नो, ओनली 30 लाख, परफेक्ट। और कोई आंसर? बिल्कुल, मैं रोकता हूं यहीं पे, क्योंकि हम 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे, तो मैं रोकता हूं यहीं पे कि यहां पे देखिए अप्लीकेबल होगा, परंतु 30 लाख पे होगा, क्योंकि देखो पेमेंट रिसीव तो हुआ है, आप समझिएगा। तो सर आप 30 लाख पे क्यों कर रहे हैं यहां पे? क्योंकि
20 लाख पे जो ये 50 लाख का पेमेंट हुआ उसमें से 20 लाख तो ये है जो ये वाले परचेज किए, मैं क्लिक कर रहा हूं ये वाले, और इस 20 लाख पे 194Q हम अप्लीकेबल कर चुके होते हैं, और ये 194Q जहां अप्लीकेबल कर चुके होते हैं वहां 206C1H नहीं लगेगा साहब। अब बचा केवल 30 लाख का, उस 30 लाख पे आपको 0.1% TCS चार्ज करना है सेलर को। तो मेरे ख्याल से ये हमने काफी एक्सरसाइज की है और आपको क्लियर भी होगा किस तरीके से हम कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं और क्वेश्चन आंसर की तरफ मैं ये केवल एकदम शॉर्ट में बताता हूं 206AB और CCA क्या, बड़े शॉर्ट में बताता हूं, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे, टाइम भी हो चुका है। ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी एसएससी जिसका आप TDS काट रहे हो या कोई भी बायर जिसपे आप TCS चार्ज कर रहे हो, उसने अगर अपने प्रीसीडिंग जो पहले वाले 2 साल हैं उसमें अपने रिटर्न नहीं भरे, मैं आपको बता दूं कई मैसेज भी आ रहे हैं उनमें कंफ्यूजन ये है कि साहब रिटर्न ही नहीं भरे, मैं फिर बता दूं इसमें साफ जो लैंग्वेज ड्राफ्ट है उसके अंदर ड्यू डेट लिखा गया है, यानी दोनों सालों के रिटर्न राजेश सर अगर नहीं भरे हैं ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, पहली कंडीशन, दोनों सालों के रिटर्न अगर एक का भी भर दिया तो ठीक है, एंड साथ में एक कंडीशन और है, और इन दोनों सालों में से हर साल 50,000 TDS प्लस TCS कटा हुआ है उसका, तो क्या होगा अगर ये रिटर्न नहीं भरे और TDS TCS कटा हुआ है तो ये रेट है वो बढ़ के ज्यादा हो जाएगी, 5% तक जा सकती है, विच एवर इज हायर। तो ये 0.1% साहब 5% बन जाएगा। अब आप ध्यान रखिए, अगर हमने हमारे एसएससी को, अब तो हर एक बंदे को मेरे ख्याल से रिटर्न भरना ही चाहिए साहब, क्या पता कब ये माल शुरू किया, परचेज शुरू किया, पिछले 2 साल के देखिए, इसको इजी मत लीजिएगा, इतनी क्वेरीज है। और बोला कि सर इसके लिए डिक्लेरेशन भी चाहिए, आज मैंने ड्राफ्ट किया है डिक्लेरेशन इसको भी मैं डालने वाला हूं कि भैया डिक्लेरेशन क्या लेना है जिससे डिडक्टी और बायर है उससे, तो वो भी मैंने तैयार किया है कि हमें डिक्लेरेशन ले लेना चाहिए। अभी 1 जुलाई में 10 दिन बाकी है, क्लाइंट को आप शेयर करें और वो डिक्लेरेशन ले लें, नहीं अल्टीमेटली लायबिलिटी हमारे ऊपर आएगी अगर आपने 5% नहीं काटा तो ये दिक्कत होने वाली है 206C1H में। तो अच्छा, ये डिक्लेरेशन की बात मैंने बताया, कंप्लायंस बिफोर 1 जुलाई डिक्लेरेशन हमें लेने पड़ेंगे, वो मैं शेयर भी कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड, मैंने थोड़ा सा 206AB को एकदम शॉर्ट में मैंने बताया आप सभी को। थैंक यू, ओवर टू यू दिनेश सर, नितिन सर, हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे ख्याल से काफी हद तक क्वेरीज हमारी क्लियर हो गई है और कुछ हैंड रेज भी है, जो क्वेश्चंस भी हैं। आप लोग बने रहिएगा, हम साथ में ले। रामेंद्र गुप्ता जी नमस्कार सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यस सर, मेरे ख्याल से काफी हद तक हमने क्वेरी ले ली, जो क्वेरीज है और जिनके हैंड रेज है मैं एक साथ एक करके ले रहा हूँ। सबसे पहले राजेश जैन जी। थैंक यू भूमिमाल सर। राजेश जी, यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। राजेश सर आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। थैंक यू अनिल जैन सर। दत्ता सर को ले लीजिए पहले। हाँ दत्ता जी आप बोलिए सर, दत्ता सर आप बोलिए। सर एक बार राजेश जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक बार या तो ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ या तो आप एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन कर लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग अभिषेक जी। यस सर, गुड इवनिंग विजय सर। Whether this provisional section 194Q is applicable upon the payment made to the JVNL for the continual XT? Sir, whether payment made to JVNL. Yes sir, yes sir, there are no exception till now. No list has been come out by the department CBDT. Right now we need to deduct TDS on each and every payment, because if you see section 206C1H, there are certain exceptional list like government, if buyer is government, etc. That particular list is not there for 194Q. So right now we need to deduct, or we are awaiting for the clarification from the CBDT. So wait till then, otherwise the need to deduct TDS on each and every payment that satisfies the condition. This consumption electricity falls in the definition of the goods. Yeah, electricity goods. It's out of the purview of the section. If it is not goods, then it's supply of electricity. Then no need to deduct the TDS. But you see, this JVNL is collecting the TCS under section 206C1H. By considering it as a goods, on the same analogy, if they are considering it as goods, then definitely the provisional section 194. Yeah, sir, absolutely. Yeah, if they are charging TCS, absolutely. Now, if government are collecting TCS on seller as a treating it as a goods, then it's your turn to take the revenge, right? On a lighter note, कि सर आप हमसे वसूल कर रहे हैं, अब हम आपका TDS काटेंगे.
can't we insist them don't deduct the collect the in TCS? in Because my this legacy consumption does not fall in the definition of the good. exactly, sir. In my view, even we should reach them. Ki, sir, no need to charge the TCS because it's not a goods. And a legal point of view, agar aap dekhen, to if it is not a goods, then no liability as far as TCS is concerned, and no liability as far as 194Q is concerned. But if the buyer want कि सर सेफर क्योंकि वो भी चार्ज कर रहे थे, then आप जस्ट एक डिक्लेरेशन आप उनसे लीजिए. मैं इट्स सोल्यूशन इज दैट सर, टेक अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द सेलर साइड. Sir, this section has been brought into the finance at this, and now from onwards we will deduct the 194Q. Please let us know these are the requirement. तो वो अपने आप ही आपको जवाब देंगे. Take your decision accordingly. Thank you. यस सर, यस सर. आगे ले सर मैं. Yes sir. जी. संजय सर अनम्यूट करिए. सर प्रीति जी आप सर वीडियो ऑन करिए ना सर. एक बिना वीडियो ऑन करे समझ में आता नहीं आप लोग हैं या नहीं है सर यहाँ पर. यस सर. सर आवाज आ रही है मेरी? यस सर. सर अभिषेक जी, मेरा एक क्वेश्चन है. 139(1) वाली जो ये बात कर रहा है, ये इसके अंदर सेक्शन के अंदर जो ये नॉन फाइलर्स के लिए अपन जो बात करें 206AB और 206CCA वाली, तो इसके अंदर जो ये 139(1) में आप प्रीवियस 2 इयर्स की रिटर्न्स की अपन लोगों से डिक्लेरेशन ले रहे हैं. अब प्रीवियस 2 ईयर में अगर उसने 139(4) में रिटर्न फाइल करी है तो सर वो दिक्कत है. नॉन फाइलर मानेंगे हम उसको? बिल्कुल सर. एक्चुअली उसमें साफ 139(1) की लैंग्वेज देखोगे तो ड्यू डेट वर्ड यूज किया गया है. ड्यू डेट, और वो ड्यू डेट आती है हमारी 31 जुलाई 31 अक्टूबर जो है, और या नवंबर. और उससे पहले एक्चुअली वर्ड यूज किया गया 139(1) अकॉर्डिंग टू दैट. और अकॉर्डिंग टू दैट जो डेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139(1) हैज नॉट एक्सपायर्ड, ऐसा वर्ड यूज किया गया लैंग्वेज में 206AB के अंदर. मीनिंग देयर बाय वो तो ड्यू डेट से पहले ही फाइल होना चाहिए. एक्चुअली ये थोड़ा सा रिजिड है मेरे ख्याल से. गवर्नमेंट को इस पे सोचना भी चाहिए, अदरवाइज तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी. जो पीछे वाले हैं अकॉर्डिंग टू उसने रिटर्न तो फाइल करी थी ना सर, नॉन फाइलर तो रहा नहीं वो. सर अभी ये एक्चुअली लैंग्वेज में सेक्शन 139(1) में इसको 2 बार रीड कर चुका हूँ. सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 लिखा हुआ उसके अंदर, और 139(4) का तो जिक्र भी नहीं है सर उसके अंदर. अच्छा, दूसरी एक चीज और थी सर छोटी सी. 206AB जो है, अपन अभी सारी चर्चा 194Q के ऊपर कर रहे हैं, पर पढ़ने से ऐसा प्रतीत हुआ ये रिमेनिंग सारे 194I, 194C, 194J सब पे लग गया. हाँ बिल्कुल. कौन कुछ आप प्रकाश डालेंगे सर? कौन सा 206AB की बात कर रहे हो? हाँ, 206AB बिल्कुल सर, सब पे बिल्कुल सब पे लगेगा साहब, एक्सेप्ट 192 सैलरी, 192A PF, लॉटरी, और जो हॉर्स राइडिंग से हमारी इनकम है, और एक वो जो इन्वेस्टमेंट वाली है, और एक 194N है शायद. तो ये 5 या 6 सेक्शन है जिन पे अगर आपका TDS है तो वहां पे ये लाइबिलिटी नहीं है 206AB की. अदरवाइज 194J है, I है, सभी पे हायर रेट ऑफ जो बोलते हैं. हाँ, मतलब आज कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट 194C में कर रहे हैं, वो रिटर्न नहीं भर रहा. उसने कह दिया साहब नहीं है मेरे पास, पैन नहीं था तब तक तो सही था, अब पैन लेके रिटर्न भी नहीं भरी तो भी वो 1% वाला जो है वो 5% के स्लैब में आ जाएगा TDS काटने के लिए. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर आ जाएगा. और आप तो उनका इमेजिन करिए सर जिनका 194J में 10% है, उसका डबल लिखा हुआ है उस पे. बिल्कुल सर. आप समझिए बिल्कुल. क्या अच्छा सर, ये इलेक्ट्रिसिटी वाली जो ये सर अभी बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिसिटी गुड्स में क्या है, जैसे राजस्थान में विंड मिल्स काफी लगी हुई हैं, और वो सारे क्या पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, गवर्नमेंट परचेज करती है सारी विंड मिल्स के इलेक्ट्रिसिटी को, और इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स माना गया है. तो अभी तो क्या गवर्नमेंट अब जो परचेज कर रही है वेंडर्स से जिनकी विंड मिल लगी हुई है, और वो गवर्नमेंट को सेल कर रहे हैं, और गवर्नमेंट उनको पेमेंट कर रही है, तो अब वो उस पे इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है तो वो परचेज होगी गवर्नमेंट के लिए. तो सर ये गुड्स बिल्कुल, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एक बार सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डेफिनेशन शायद जो सर बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी गुड्स नहीं है, मेरे को हल्का फुल्का अगर गुड्स की डेफिनेशन में है तो सर नो डाउट हमको 194Q लेना पड़ेगा सर. नहीं तो हम नहीं लेंगे, गवर्नमेंट काटेगी सर हमारा. गवर्नमेंट परचेज कर रही है, मतलब जो भी बायर है, मीनिंग देयर बाय की जो परचेजर है, बायर है, वही काटेगा. सिंपली बात. हाँ ठीक है सर, थैंक यू. सर आपका म्यूट है सर. दिनेश सर म्यूट है. प्रीति जी बोलिए. सर शिव जी आपके पास आ रहा हूँ, खत्री साहब उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ मैं. हेलो सर आपके पास आ रहा हूँ. हाँ प्रीति बोलिए. गुड इवनिंग सर. जी सर एक्चुअली मेरा इशू जो है वो पोर्टल के रिगार्डिंग है. उसमें मैंने यूजर आईडी पासवर्ड रेगुलरली डाला 3 टाइम, तो उसके बाद में वो अनब्लॉक नहीं हो रहा.
वो एक नंबर शो कर रहा है, टोल फ्री नंबर, उस पे कॉल कर रहे हैं तो उस पे वो इनवैलिड नंबर शो कर रहा है, तो सर क्या करना चाहिए उसके लिए? आप एक काम कीजिए, वैसे तो मेरे ख्याल से ये इशू रिजोल्व हो जाएगा। आप ग्रीवियंस रेज करिए, जो ग्रीवियंस का आ रहा है ऑप्शन, वहाँ पे एक रेज जी। करके प्रॉपर आप अपना पेन नंबर और प्रॉपर प्रॉब्लम को उसके अंदर डालिए, तो ओके। आई थिंक यू गेट द सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट भी सही हो जाना चाहिए। कईयों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, पर फिर भी आप ग्रीवियंस पे एक बार अपना इशू रेज कर दीजिए, तो पीछे से वो एक बार इसको एक्टिव कर दें। सर वो पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा है, तो जब मेरे तक ख्याल लॉगिन से नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, आप समझिए एक्चुअली क्या, आप, मैं जहां तक समझता हूँ ये ऑटोमेटिकली सही हो जाना चाहिए। कईयों के साथ भी ऐसा हुआ, मेरे पास कई फीडबैक थे कि सर जी। थोड़े टाइम के बाद में, क्योंकि ये एक्चुअली ब्लॉक भी हो रहा है और फिर अनब्लॉक भी हो रहा है ऑटोमेटिक। तो आप थोड़ा सा वेट करिए। आपकी ये कब की है प्रॉब्लम मेरे ख्याल से? एक्चुअली सर कल की प्रॉब्लम है ये। आपने आज लॉगिन करके देखा प्रीति जी? नहीं सर, आज तो लॉगिन करके नहीं देखा, आप एक बार क्योंकि आज कल पे ड्यू करके टू देखिएगा। लॉकडाउन ऑफिस अच्छा ड्यू टू अच्छा अच्छा, लॉकडाउन ऑफिस ओपन करने की परमिशन नहीं है सर, इस कोई वजह कोई से। कोई बात नहीं प्रीति जी। आप मेरे, मैं जहां तक समझता हूँ ये ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे क्वेरीज फोन आते हैं तो उनका जी। ऑटोमेटिक भी हुआ है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ शिव खत्री जी, सर अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट। यस सर। यस सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यस सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, दिनेश जी, सबसे पहले आपके लिए कि आपके व्हाट्सएप पे मैंने डिक्लेरेशन शेयर किया है, जी तो आप सभी के लिए शेयर कर सकते हैं, जो अभी अभिषेक जी बात कर रहे थे। बहुत जी अच्छी बात है। जी हाँ, मेरे पास है, तो जी मैंने कहा सबके काम आएगा, जी तो मैंने आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। यहाँ शेयर करने की कोशिश करी थी, वो हुआ नहीं। जी, मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ सर। अच्छा, दूसरी बात, अभिषेक जी, बताइए बताइए सर। सर आपका एक क्वेश्चन था कि 30 जून तक 30 लाख की परचेज थी और मैंने उसका पेमेंट कर दिया, और 8 जून को मैंने 40 लाख की फिर परचेज की। 8 जून की जुलाई? सॉरी, जुलाई। 40 लाख की फिर परचेज की। जून तक का पेमेंट मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब 194 क्यों क्या कहेगा? सर क्या 30 लैक्स की अभी तक की परचेज हुई और प्लस 40 लैक्स, टोटल 70 लैक्स की है? टोटल 70 लाख की है। तो सर आप 30 लैक्स की जून तक थी, तो 30 प्लस 20 का आप वो उसको मतलब 20 पे काटना है, नहीं, हाँ बस 20 पे काटना है 194 क्यों। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था कि भी 30 लाख जून तक का मैं पेमेंट कर चुका हूँ। सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो जो परचेज है वो काउंट करना ओके, पड़ेगा सर। बस वो शेयर करवा लीजिए, सबके काम आएगा। बिल्कुल, डिक्लेरेशन है ये मेरे अच्छी पास बात है में। कि हम सब आपस में शेयर कर रहे हैं। और एक 206 AB का भी डिक्लेरेशन है, तो आप सब, आप अगर आप किसी के भी पास हो आपस में शेयर करिए, नहीं अदरवाइज में शेयर। और मेरे पास बहुत सी चीजें हैं, मैं बहुत कुछ शेयर कर सकता हूँ। सर आपका नाम शिव है सर, शिव के पास सब कुछ है सर। आप बोल रहे हो बहुत सी है, हम तो बोल रहे हैं सब कुछ आपके पास है। शिव में मेरे सब पास कुछ बहुत है। सी चीजें हैं, तो ये जी मैं सर। चाहता हूँ, मैं खुद शेयरिंग में बिलीव करता हूँ। जी सर, जी सर। आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ सर मैं, आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ सर मैं। अभिषेक जी। हाँ बताइए बताइए सर। सर भट्टाचार्य जी पूछ रहे हैं, सर इन केस ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194 की क्यू डिडक्शन टू बी मेड ऑन नेट परचेज फिगर। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सर, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ऑलरेडी ये। प्रवीण जी पूछ रहे हैं, व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ गवर्नमेंट सप्लायर सच एज सेल, शुड वी डिडक्ट TDS ऑन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट ऑफ JVNL? मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया सर। हाँ ये बात हो गई। इलेक्ट्रिसिटी अगर गुड्स, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक करता हूँ, पर मेरे को हल्का सा याद आ रहा है कि गुड्स शायद है नहीं। एक बार पर सर ने अभी बात हुई, गुड्स का आ रहा है डेफिनेशन में, तो गुड्स है तो होगा उस पर कोई ठीक तकलीफ। सर। AP सिंह जी पूछ रहे हैं, suppose a vendor is having an opening balance of ₹80 lakh as on 1/4/21. By 30 June 2021, we had paid ₹10 lakh. Now we are paying ₹60 lakh on 1 July 2021. TDS to be deducted on what नहीं amount? नहीं, एक मिनट, आपने शुरू में कितना बोला? पूरा opening balance सर मैं अच्छा बोल सर, रहा हूँ। सर परचेज है पहले जून से जून तक की है, कोई TDS काटने की जरूरत नहीं है सर। ओके सर, ओके। विवेक चौधरी जी पूछ रहे हैं, सर टर्नओवर ऑफ क्लाइंट इज लेस देन 10 करोड़ एंड ही इज डिडक्टेड TCS ऑन अमाउंट एक्सीडिंग ₹50 lakh.
आगे कुछ लिखा नहीं सर इन्होंने, मेरे ख्याल से कुछ नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया, ये बोलना चाह रहे हैं उसका 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर भी नहीं है, फिर भी वो टीसीएस चार्ज कर रहा है, तो वो नहीं करना चाहिए। उसको लिखो आप यार, जबरदस्ती की क्यों लायबिलिटी हमारे ऊपर चार्ज कर रहे हो। जी जी जी। सुशील जैन साहब हैं क्या अलवर से? सुशील जैन साहब अनम्यूट करिए। सुशील सर नमस्कार। सुशील जैन साहब अनम्यूट करिए। मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन आप ही पूछ लें, आपका क्वेश्चन होना फिर मैं पूछूंगा, नहीं तो मैं चाह रहा हूँ आप ही पूछ लो तब तक। विवेक जी अनम्यूट करिए। विवेक जी अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी सर। सर ये क्वेश्चन पूछना था कि ये 206C1H में जो 50 लाख की लिमिट है, तो ये 50 लाख की लिमिट हर साल हम लोग को इंडिविजुअल? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, मतलब अगले साल फिर 50 लाख तक हम लोग को नहीं काटना है, उसके बाद फिर काटना चालू करते हैं ना? बिल्कुल। ओके सर। अमित अग्रवाल जी वीडियो चालू करिए। मनोज मेहरवाल जी वीडियो चालू करिए। राजेश जैन साहब एक बार ट्राई करिए दोबारा। सर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार दोबारा ट्राई करिए सर। नहीं आ रही सर आवाज। नहीं आ रही सर। सुशील जैन साहब बोलिए। हाँ सर नमस्ते। हरप्रीत जी। यस सर। जी थैंक यू। हाँ सर। सर Yes, मेरा sir. एक क्लाइंट है, वो गवर्नमेंट मतलब एक्चुअली वो क्या है, ये है क्या बोलते हैं, उनके पास में क्या है, अभी फाइनेंशियल क्रंच है, उसकी वजह से वो सैलरी पेमेंट नहीं कर पा रहे। ट्रस्ट है, वो गवर्नमेंट ट्रस्ट है, ऑटोनोमस बॉडी है, बट वो फाइनेंशियल क्रंच की वजह से जनवरी के बाद में वो ये सैलरी का पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो उस केस में सर अभी क्या प्रोविजनल बेसिस पे वो प्रोविजन कर सकते हैं सैलरी का? अच्छा आप ये बोल रहे हैं पेमेंट नहीं करवा, हाँ प्रोविजन पे कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, प्रोविजन आप कर सकते हो। सर फिर ये टीडीएस सर्टिफिकेट फुल वैल्यू पे जाएगा या ओनली 11 हाँ मंथ की हाँ सैलरी? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अगर आप जितना भी प्रोविजन कर रहे हो सैलरी का, गवर्नमेंट में एक रूल भी होता है कि पेमेंट ड्यू होता है वो नेक्स्ट वो होता है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा, नेक्स्ट जो फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है, तो वो एक आप क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा, और जब आपने ड्यू कर दिए उनके अंदर, तो वो फिर आपका टीडीएस भी उसी के अकॉर्डिंग कटेगा साहब। मतलब पेमेंट बेसिस पे कटेगा? नहीं नहीं नहीं, आप तो ड्यू बेसिस पे काटोगे ना, पेमेंट बेसिस। अच्छा वो टीडीएस की, हाँ 192 पेमेंट टीडीएस भी नहीं काट पा रहे, वो टीडीएस जमा भी नहीं करा पा रहे पेमेंट बेसिस पे 192। और सर फिर ये अगर वो टीडीएस भी नहीं जमा करा पाए तो ऑडिटर को वो सैलरी एक्सपेंस डिसअलाउ करना चाहिए? हाँ वो तो 30% डिसअलाउड हो। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। संजय अग्रवाल जी के नाम से। हाँ जी मैडम। मोनिका अग्रवाल हूँ मैं। अच्छा आपने कोई जी मैम बताइए। मुझे तो जो नाम दिख रहा है वही बोलना पड़ता है। नहीं वो संजय अग्रवाल जी हैं इधर। जी जी। मेरा क्वेश्चन ये कि जब हम टीसीएस कलेक्ट करना है सेलर ने एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, हाँ मैम, हाउ इट विल बी कलेक्टेड? हाउ इट विल बी कलेक्टेड। अच्छा मैं समझ गया आप जो पूछना चाह रहे हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है। एडेड इन द बिल और एट द टाइम ऑफ रिसीट? मैं देखो आपको सबको ये दूंगा, क्योंकि अभी क्या हुआ, पहले तो तब तो ठीक था, 194 क्यों आया तब नहीं था, तब क्या हो रहा था, दो प्रोसेस लोगों ने फॉलो कर ली थी कि इनवॉइस पे चार्ज कर लो, पेमेंट के समय हम नहीं लेंगे। अब वहाँ प्रॉब्लम अभी क्या हो रहा है कि अब वो कंसिडरेशन अलग है, उस पे 194 क्यू की एप्लीकेबिलिटी अलग है, तो आप चाहें तो उसका जो पेमेंट आ रहा है उसी को फॉलो कर लें, एक डेबिट नोट अलग से इशू कर दें जब भी पेमेंट आए, और डेबिट नोट इशू करके उस पे आप कलेक्ट कर लें, ज्यादा बढ़िया फिर वो है, क्योंकि 194 की to issue a memo or debit note to collect डेबिट the नोट, tax. Yes, मैम debit डेबिट नोट note. इशू वो ज्यादा बढ़िया। एक्चुअली 194 क्यों काफी कॉन्फ्लिक्ट करेगा 206C1H से, वो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इससे अच्छा डेबिट नोट इशू करके आप जब कंसिडरेशन आ रहा है तभी कलेक्ट करें। And another question was कि suppose the bill was raised in June and the material has been received in July, so purchase will be booked in July, so then we have to deduct TDS on that purchase. Yeah, if it is booked in the July, then you need to deduct 194Q. Okay. Whether bill is of previous month of June or... Ma'am, if you are getting the bill in the month of July and you are booking that particular bill in the month of July itself, then Yes, no question of the discussion, वो 194Q की liability आएगी। Okay, thank you. ओके मैडम, थैंक यू। मनोज मेहरवाल जी। राजेश जी को सर आप बोल दीजिए, या तो फोन करें वो। राजेश सर दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है सर, या तो मुझे फोन करके मैं सुनाता हूं मैं, या फिर एक बार आपको सर लॉग आउट करके लॉगिन करना पड़ेगा। या सर क्योंकि सर काफी टाइम से या मैंने नंबर डाला, आप फोन कीजिए, मैं अभी आंसर देता हूं आपका। नहीं सर वो दोबारा लॉगिन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दोबारा लॉगिन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है एक बार वो लॉगिन, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हो गया, वो कोशिश कर रहे हैं पूछने की, वो नहीं हो पा रहा।
विकास जी आ रहा हूं आपके पास में, अनिल जैन जी प्लीज वेट करिएगा, डेविड साहब वेट करिएगा, आ रहा हूं आपके पास में। हाँ मनोज सर। हाँ सर, दिनेश सर नमस्कार, अभिषेक सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपके लिए तो बहुत छोटा होगा पर मैं थोड़ा सा अपनी कंफर्म कर रहा हूँ तो हमारे लिए बड़ा हो जाता है कभी कभी। सर नहीं, मेरे सर, पास डिक्लेरेशन आया है, मैंने FY 18-19 के अंदर रिटर्न फाइल करी है ड्यू डेट पे, FY 19-20 के रिटर्न फाइल करी है आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है। अच्छा। तो अभी तो क्या है, हम TDS काटेंगे 1 जुलाई से 10% के हिसाब से प्रोफेशनल की, ठीक है। लेकिन अगर FY 2021 की जब ड्यू डेट एक्सपायर हो गई, ठीक है, तब तक अगर उसने रिटर्न नहीं भरी तो मेरी TDS की रेट हो जाएगी डबल 20%। तो जो पहला मैंने 10% काटा उसका क्या करूंगा, मतलब मुझे डेबिट नोट इशू करूं फिर उसको? नहीं, एक मिनट सर, आप अभी जो अपन 21-22 में है, बराबर? जी सर, जी सर। अभी आप ये बोल रहे हैं आपने 18-19, 19-20 का जो आपने देखा है, क्योंकि अभी रिटर्न का अभी ड्यू डेट बाकी है, बराबर है? तो आपने क्या किया, 18-19 और 19-20 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, उसका आपने देखा। और एक जो रिटर्न है वो ड्यू डेट पे फाइल है और एक रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल है। तो आपने कहा था दोनों में से, मतलब दोनों ही साल डिफॉल्टर होना चाहिए। एक साल वो उसने फुलफिल कर दिया कि ड्यू डेट पे फाइल कर दी तो नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब क्या हुआ 20-21 तक मेरे को, अब 20, क्योंकि मेरे को थ्रेट आ गया कि आफ्टर ड्यू डेट फाइल करी गई है पुराने प्रीवियस ईयर की। अब 2021 की जिसकी ड्यू डेट अभी एक्सपायर नहीं हुई है, ठीक है, तो अभी तक तो मेरे पास बाउंडेशन है कि 10% ही फाइल काटूंगा। अगर गलती से उसने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करी करंट फाइनेंशियल ईयर की, तो मेरे को उसके ऊपर 20% लगाना पड़ेगा। और उसके बाद उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं देता आपको ये डेबिट नोट का, चाहे व्यापार बंद कर दो, सर्विसेज लेने बंद कर दो। वो एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप बिल्कुल सही ले रहे हैं सर। इतनी प्रॉब्लम आनी मत दो, उसको बोलो भाई साहब आप फाइल कर दो, क्लेश आने ही मत दो, नहीं तो हमारे 20% काटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप उसको बोल के फाइल करवा दो, उसको एसएससी को बोल के, अदरवाइज तो वो दिक्कत ही रहेगी। एक्चुअली ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, वाकई में आपने बहुत अच्छी तरीके से रखी, मेरे सामने भी पहली बार ही आई है। पर इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई वो एडिशनल का करूंगा क्या मैं, अगर वो अब ये लेट करता है तो। अगर वो फाइल, आप भी पॉजिटिव, हम तो पॉजिटिव नहीं कि फाइल कर लेता, पर एक दिक्कत ये आती है कि सर वो नहीं करे तो क्या करेंगे। मेरा कंसर्न ये है कि मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिजनेस मिला ना, क्लाइंट को मैं जानता हूं सर्विस के बारे में, ना मैं उसको जानता हूं। अच्छा, मैं ऑडिटर नहीं हूं इसलिए मैंने उसका असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया, जैसा आप लोगों ने कहा था कि ऑडिट के जब तक आप वो असाइनमेंट के अंदर जितने भी ड्यू डेलिगेंस थे वो करके मैंने ले लिए। अब अगर मेरा उसे ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल नहीं करा तो मेरे लिए तो एक नया वो हो जाएगा ना, क्योंकि मैं उसका कंप्लायंस देखता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल मनोज जी, प्रैक्टिकल है और आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, इलाज नहीं है, एक्चुअली प्रैक्टिकल सिचुएशन है। और मैं नोट डाउन भी करता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन आपने लिए, डिस्कशन से पता लगता है, और ये वाकई में हमारे सभी के लिए एक तरीके से एक नई चीज़ है, और वाकई में मैंने आंसर दे दिया आपको, उसका कोई इलाज नहीं है सर, हमें काटना ही पड़ेगा। अनिल जैन साहब। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑर्गेनाइजर, बहुत अच्छा सेशन, कनेक्टिविटी सेशन था। तो दिनेश जी को और अभिषेक जी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। जब हमारा अभिषेक जी होता है अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं सर लोग। हाँ जी सर, ये अभी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ रहा है कि कई सारे सप्लायर्स ने एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेके हुए इनवॉइस पे टीसीएस लगाना चालू कर दिया था, जबकि वो कंसिडरेशन पे था, रिसीट पे था। अब इशू ये आ रहा है जो फर्स्ट 30 जून तक जो इनवॉइस रिसीट हो गए मान लीजिए बाहर को, और पेमेंट तो हुई नहीं सर, पेमेंट हो रहे उसके बाद में, तो ऐसा अगर हम लोकल लैंग्वेज से जाते तो वहां पे उनको टीसीएस लगाना नहीं था और उनको लगाने की दरकार भी नहीं थी पेमेंट रिसीट पे, बराबर। अब यहाँ पे जो कनेक्टिविटी इशू आ रहा है सर, मिसमैच का इशू आ रहा है कि 1 जुलाई से इसकी क्या कंप्लायंस हम लोग कर सर पाएंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल एक जेन्युइन क्वेश्चन है। अभी मैम ने भी शायद हम बात कर रहे थे संजय अग्रवाल की, मतलब मैम ने जो क्वेश्चन पूछा था बिल्कुल ऐसा ही था कि उन्होंने भी यही रखा। अब आपके साथ भी प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक तो टीसीएस पहले ही उन्होंने बिल पे ले लिया और जिसको बेचा उसने दे दिया, परंतु बनता नहीं था, नहीं सर, दिया नहीं, पेमेंट नहीं हुआ। अब ये यहाँ पे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो सप्लायर उसका पेमेंट जमा कराएगा या नहीं कराएगा। अच्छा, अभी नहीं दिया तो आप अपन फिर ऐसा इसमें कॉल ले सकते हैं कि उनको ये बोलिए कि उनको क्रेडिट नोट इशू करने के लिए बोलिए कि जो एडिशनल अमाउंट का गया है वो खत्म करें, नहीं तो अदरवाइज प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगी कि वो उधर उनका खड़ा रहेगा, इधर 194 क्यू की, क्योंकि अब 194 क्यू आने के बाद तो क्या होगा, उनको टीसीएस चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है, आप समझिएगा मेरी बात। तो वो जो पहले इनवॉइस बढ़ा के उनके अकाउंट को ऊपर नीचे किया गया था उसको वापस खत्म कर दे, एज इट इज, केवल एज इट इज वैल्यू पे ले आए। ओके, तो सर इस तरह के कम्युनिकेशन हुए तो ये समझ में आया सप्लायर से कि भाई ऐसा है, हमने तो इनवॉइस में चार्ज कर दिया
अब उसको पेमेंट एडवांटेज की लायबिलिटी हमारी बन गई, हम तो हटा नहीं सकते। एसएपी में जो इशू आता नहीं, है उन्होंने पे कर दिया गया, उन्होंने पे कर दिया गया सर। पे तो ऐसा ना रिटर्न जाएगी तो पता लगेगा सर अब तो ये तो एक अगर सॉफ्टवेयर में नहीं है तो आप एक जीवी पास करके इसको जस्टिफाइड कर सकते हो। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम वहां हो जाती अगर वो टीसीएस कलेक्ट कर लेते, आप समझिए, कलेक्ट करने के बाद पास में नहीं रख सकते आप। यस यस, इट्स योर लाइबिलिटी टू डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट अकाउंट। अगर कलेक्ट नहीं किया तो उनको आप ये कह सकते हो कि भैया सॉफ्टवेयर में या तो वो करवाओ, नहीं तो ये बैलेंस खड़ा रहेगा साहब। लेकिन सर हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर 206C1H में अगर उन्होंने टीसीएस चार्ज कर लिया इनवॉइस में और जमा नहीं कराया और कलेक्ट नहीं किया तो भी लाइबिलिटी बन जाती है सर। ये ऐसा पहले भी कई सारे रिप्रेजेंटेशन में ऐसा आया है कि अगर आपने इनवॉइस पे चार्ज किया तो लाइबिलिटी है, चाहे पेमेंट आए कि नहीं आए। और इसी कंसिडरेशन को लेते हुए लोग जमा भी करवा रहे हैं, इनवॉइस पे जमा कर रहे थे, उसका पेमेंट आ रहा नहीं आ रहा, जमा करवा रहे हैं कई लोग। मतलब ऐसा हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है। नहीं हो रहा है सर, आप मानते हैं, पर इसमें व्यू अलग अलग लिए जा सकते हैं क्योंकि जो लीगल आप अगर मैं वही कह रहा हूं, कलेक्ट कर लेते तो फिर सर उसको तो कुछ ही नहीं कर सकते थे आप। बिल्कुल, पर मेरा भी ये मानना है सर। हाँ, पर आप कलेक्ट नहीं कर रहे तो वहां फिर वहां क्या है, आप कॉल ले सकते हो कि सर बिकॉज ऑफ 194Q हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी। अब हम क्योंकि वो बायर भी तैयार नहीं था कि भाई जब कंसिडरेशन पे टीसीएस चार्ज हो रहा है तो भैया आप एक साथ दो चीजें तो चल नहीं सकती, तो हमने ये कॉल लिया। तो ये आप ये माने कि उसको 1 जुलाई से टीसीएस की एम्बिट में आ जाएगा वो। मेरा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा सर, मेरा व्यू यही है सर। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स में ले रहा हूँ। राजेश जी का क्वेश्चन भी आ गया उनका, जो बोल नहीं पा रहे थे राजेश जी उस टाइम पे। ये पूछ रहे हैं कि माय क्लाइंट इज परचेजिंग टिम्बर फ्रॉम गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, 194 इज एप्लीकेबल और नॉट? नहीं, वहां टीसीएस चार्ज हो रहा होगा। अगर टिम्बर है तो टिम्बर पे टीसीएस चार्ज हो रहा है, टीसीएस चार्ज हो रहा है तो 194Q नहीं लगेगा साहब। ओके सर। संदीप मानिक जी पूछ रहे हैं 194Q इज नॉट एप्लीकेबल ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इवन बाय अ बिल्डर और कॉलोनाइजर। हाँ बिल्कुल, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं। ओके। सौरभ अग्रवाल जी पूछ रहे हैं एडवांस पेमेंट इज मेड बिफोर 1 जुलाई एंड इनवॉइस इज रिसीव्ड आफ्टर 1 जुलाई एंड बुक्ड देयर आफ्टर, देन टीडीएस विल डिडक्ट और नॉट? हाँ बिल्कुल, अगर परचेज आगे बुक किया तो होगा। राजेंद्र बंसाली जी पूछ रहे हैं इफ आई बाय गुड्स ₹100 lakh and seller collect TCS under section 206, then whether liability of 194Q is there for TDS? Please reply. Yes, मैं आपको एक चीज और बता दूं, सीधा सा थंब रूल है। 194Q की लाइबिलिटी आप डिनाई नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। अगर सामने वाला 206C1 है चार्ज करके दे भी रहा है तो भी आपकी लाइबिलिटी यह है उस पर 194Q काटने की। आप सेलर को मना करिए कि साहब आप चार्ज ना करें, दिक्कत हो जाएगी। 194Q तो लगेगा साहब। सर राजेश जी ने कंटिन्यू आगे लिखा है नो टीसीएस हैज बीन चार्ज बाय फॉरेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा, अब यहाँ एक लैंग्वेज है कि कलेक्टिबल, अगर टीसीएस या तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि चार्ज नहीं किया तो वो कलेक्टिबल है। तो एक बार मैं आपसे गेट बैक करता हूँ, मैंने नंबर दिए हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा उसमें वर्ड क्या कलेक्ट कर लिया है या कलेक्टिबल है, तो वहां पे वो एक वर्ड चेक करना पड़ेगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम चाहूंगा आपसे। मैंने नंबर शेयर किए हैं, वापस शेयर करूंगा, आप मेरे को जस्ट पिंग करिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अमित अग्रवाल जी, सब लोग बने रहिए प्लीज, सब लोग बने रहिए, हम सारे क्वेश्चन लेंगे हम। हाँ अमित जी। हाँ नमस्कार सर। यस सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। बिल्कुल। नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल हैं। सर ने अभी अभिषेक जी ने जैसा बताया था कि उन्होंने 2017 का एक सर्कुलर का रेफरेंस लिया जिसमें जीएसटी ऑन सर्विसेज की बात की गई है कि उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस पोर्शन। और टीसीएस के लिए जो सर्कुलर आया था उसमें लिखा हुआ था इंक्लूडिंग जीएसटी। हाँ, इंक्लूडिंग जीएसटी। सो सर हम इसमें टीसीएस वाला क्यों नहीं ले रहे और टीडीएस वाला क्यों ले रहे? एक्चुअली मैं बताऊं, इस एक्चुअली क्या हुआ कि वहां टीसीएस बात करता है कंसिडरेशन रिसीव की, तो वहां ये प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट ने निकाला कि भैया पैसा आ रहा है तो आप भूल जाइए, अब जीएसटी कितना इंक्लूड एक्सक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, तो वहां कंसिडरेशन के साथ में है। मेरा व्यू है ये, और उसमें क्लियर भी कर दिया इंक्लूडिंग जीएसटी है। पर अब यहाँ बात करें तो परचेज पहले आता है, तो परचेज में इसलिए एक्सक्लूडिंग बोला है मैंने। स्टिल मैं इवन आई विल रिटर्न माई लैंग्वेज टू द डिपार्टमेंट, इवन डायरेक्टली ट्विटर पे भी मैं डालने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, तो ये क्लेरिफिकेशन आना चाहिए गवर्नमेंट से। मेरा व्यू है सर, आ जाएगा, वेट कीजिए आप, नेक्स्ट वीक में मैं जहां तक समझता हूँ आएगा। ठीक है अमित जी। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन है, आपने हाँ जी सर। हाँ बोले सर, बोलिए सर, बोलिए
बोलिए। क्वेश्चन है, आपने एक एग्जांपल लिया था सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, बोलिए, आ रही है। मेरे ख्याल से आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि सर ने एक एग्जांपल लिया था, जिसमें 30 लाख रुपीस आउटस्टैंडिंग थे 1 जुलाई को, और उन्होंने कहा कि भाई कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है इसमें कि क्योंकि 1 जुलाई को 194 क्यों एप्लीकेबल हो गया और इवेंट ऑफ पेमेंट आफ्टर दैट है, तो इसमें टीडीएस कटना चाहिए ना कि टीसीएस। सर एक बार इस पे क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। परचेज पहले हो गया साहब, विच एवर इज अर्लियर, परचेज पहले हो गया तो वो लायबिलिटी वहीं पे स्टैंड हो गई। अच्छा, और परचेज पे ये 50 ऑफ सर कुछ नेटवर्क का इश्यू अमित जी आपके यहाँ पर? चलिए प्रवीण हाँ, जैन साहब। बिल्कुल सर, नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है, बार-बार थोड़ा नहीं सर, ज्यादा इश्यू आ रहा है सर, पूरी आवाज आ नहीं पा रही सर, वो आधी आती है फिर चल जाती है पूरी। हेलो। यस सर प्रवीण जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कैपिटल गुड्स और रेवेन्यू गुड्स दोनों पर एप्लीकेबल है सर? कैपिटल गुड्स और रेवेन्यू गुड्स, हाँ दोनों पे, इररेस्पेक्टिव, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं है, बाकी सब पे है। बाकी सब पे अगर मैं कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहा हूँ तो भी कटेगा? कटेगा सर। और मैं कोई फैक्ट्री बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, उसके लिए मैंने जो भी रॉ मटेरियल सीमेंट सरिया वगैरह खरीदा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, तो उस पे नहीं कटेगा साहब, आप ये ध्यान रखिएगा। नहीं, मैं लैंड परचेज नहीं कर रहा सर, केवल उस लैंड पर एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कराता हूँ या टीन शेड डलवाता हूँ, 70 लाख रुपए का टीन शेड डलवा रहा हूँ, उस पर कटेगा या नहीं? नहीं, अब उस पे हाँ उस पे अगर आप कहते हो कैपिटल गुड्स करते हो तो कटेगा फिर उसमें। हाँ, वो तो एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन हुआ ना सर? बिल्कुल 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 सर। ठीक, थैंक यू। यस सर। नारायण अग्रवाल जी, नारायण अग्रवाल जी, आपका बहुत देर से हैंड रेज था। नारायण अग्रवाल जी ये पूछ रहे सर वेदर सेक्शन 206C1H इज एप्लीकेबल ऑन कमीशन सेल्स, दैट इज सेल्स ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर, बेसिकली डन इट इन अनाज मंडी। फर्दर फॉर दिस सेल इनवॉइस इशूड इन जीएसटी एंड पेमेंट आल्सो रिसीव्ड बट इन ट्रेडिंग अकाउंट ओनली, कमीशन इनकम शोन। कमीशन इनकम में तो नहीं है, उस पे तो आपका अलग सेक्शन जाएगा ना 194H, आप समझिएगा। तो जब H जाएगा तो फिर ये आएगा ही नहीं। ओके विकास केडिया जी, विकास केडिया जी आपने हैंड रेज किया हुआ था उस टाइम पे, अनम्यूट करिए। विकास केडिया जी। हाँ सर जी बोलिए सर। वो वही एडवांस वाला रिलेटेड क्वेश्चन था सर। जैसे सर आपने कहा ना कि सर 30 जून से पहले अगर 30 लाख का एडवांस है तो सर 94N में बोलता है कि either you paid or credited whichever is earlier, तो मैंने सर पेड तो पहले 30 लाख कर दिया था। अब अगर अभी मैं बिल बुक, अभी मेरे को जुलाई में बिल बुक होती है तो सर वो तो पेड तो पहले हो गया, अर्लियर पहले हो गया, तो टीडीएस। आप बोल रहे हो कि जो आप पेमेंट पहले कर चुके हो और परचेज अब कर रहे हो। हाँ तो सर whichever is earlier बोलता है, तो सर पेड तो मैंने कर दिया था, तो उस समय तो सर 194N का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो जुलाई में बुक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पर इसमें एक चीज पे अटेंशन ड्रा चाहता हूँ। देखो ये जो 50 लाख की जो लिमिट है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ट्रिगर पॉइंट बताया है परचेज, पेमेंट नहीं बताया है। आप देखिएगा, इसकी लैंग्वेज पढ़िएगा, उसमें बोला है परचेज एक्सीडिंग, पेमेंट नहीं, परचेज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। आप आराम से पढ़िएगा, ट्रिगर पॉइंट है परचेज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। तो ये आप जरूर पढ़िएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। सर कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स में वापस में, क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं मेरे पास में, बिल्कुल फास्ट रहिए, मेरे ख्याल से बहुत काम के हैं। राकेश गोयल जी पूछ रहे हैं गवर्नमेंट पार्टली सप्लाई फ्लाइज एश एंड डिडक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H, वेदर नीड टू डिडक्ट टीडीएस इन 194Q। बिल्कुल, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि कटेगा, आपके और टीसीएस के लिए मना कर दीजिए। ओके सर। श्याम सुंदर चौधरी जी पूछ रहे हैं एज पर सेक्शन 206CC 2 year ITR required, but if vintage of the company is only 1 year, that is 1 year ITR applicable available, then what will happen? नहीं, वो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन ऐसा विंडो ओपन करना चाहिए, क्योंकि कंपनी पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। गणेश देवराज जी पूछ रहे हैं सर वेदर द ITR acknowledgement is required to be submitted with declaration। यस, देखो आप सामने वाले को या तो एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दें आप, अगर आप अपना डिक्लेयर नहीं करना चाहते। वैसे तो क्या आप समझिए, मैं जहां तक समझता हूं, जैसे 194N की विंडो ओपन हो रही है बैंक वालों के लिए, वैसे आप थोड़ा दिन वेट करिए, गवर्नमेंट आपको ये लॉगिन देगी कि आप पेन नंबर डालिए, उसको कितने डेट से टीडीएस काटना है वो आपको पता लग जाएगा सर। ओके सर।
सौरभ अग्रवाल जी पूछ रहे हैं एडवांस पेमेंट इज मेड, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। गिरीश बोरा जी पूछ रहे हैं फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206 AB एनी लिमिट ऑफ टीडीएस अमाउंट? 50,000। ओके सर। डेविड जी पूछ रहे हैं इफ वी डिडक्टेड टीडीएस more than 50,000 under section 194C in last financial year, then 194Q applicable or 194C applicable from 1 July 21? साहब देखो मैं बता दूं, अगर तो आपने 206C1H में टीसीएस चार्ज किया है तो मैं फिर आपको थंब रूल देता हूं, 194Q की लायबिलिटी हमेशा रहेगी। आप वो टीसीएस चार्ज कर रहा है तो भी क्यू में काटना पड़ेगा। आप अगर क्यू में काट रहे हैं उसको मना कर दीजिए कि वो टीसीएस ना चार्ज करे। ओके सर। अनिल चौधरी जी पूछ रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ 206C1F with 206(1H सेल ऑफ मोटर व्हीकल हैविंग वैल्यू मोर देन 50 लाख इंक्लूडिंग वन कार विथ वैल्यू मोर देन 10 लाख। बस उसके बाद छोड़ दिया ना कि नहीं देखो 1F से कोई अपना लेना देना भी नहीं है, क्योंकि क्या 1F एक अलग हो गया। 206C1F में कटा है तो 194Q कटेगा नहीं है। मैंने एग्जांपल भी लिया था क्योंकि 206C1H एक्सेप्शन दिया गया है वहां पे कि अगर C1H में भी अगर आपका लग रहा है तो भी आपको 194Q काटना पड़ेगा। ओके। सुरेश गुप्ता सर प्लीज अनम्यूट करिए। सुरेश गुप्ता सर अनम्यूट करिए। यस सर। यस सर प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है, सर आपका वीडियो बनकर अच्छा लगेगा सर। यस सर, यस सर। हाँ नाउ इट इज ओके सर। आप अभी ये जो नया सेक्शन लगा है उसमें ग्रॉस रिसीट पे है, जो आपने कहा कि इसमें टर्नओवर के अलावा रिसीट देखेंगे तो इसमें किसी का मान लो कि लोन आया हुआ हो या डेटर्स का पेमेंट उस साल 10 करोड़ से ज्यादा हो टोटल, तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा क्या? देखो रिसिप्ट की डेफिनेशन में ये आता है, तो ये सब आप एक बार 10 लाख पे आप देख लेंगे, क्योंकि आप इसमें थोड़े से केस लो भी आप 44 AB के अंदर ऐसे हुए हैं जजमेंट। रिसिप्ट जो है वो रिसिप्ट है, तो वो एक दिक्कत ही है क्योंकि टर्नओवर ना क्रॉस करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसिप्ट इज रिसिप्ट ऑलवेज। ओके सर। दीपक जी पूछ रहे हैं वेदर 194Q एप्लीकेबल फॉर परचेजिंग ऑफ पेट्रोल डीजल? ये आप चेक कीजिए, गुड्स है ना, मेरे ख्याल से गुड्स में ही आता है वो और एप्लीकेबल होगा फिर। ओके सर। विकास मेहता जी शायद हमने ले लिया नहीं लिया क्वेश्चन। इफ सेलर एंड बायर बोथ टर्नओवर एक्सीडेंट ₹10 करोड़ देन बोथ सेक्शन 194Q एंड 206C एप्लीकेबल और ओनली 194Q एप्लीकेबल? देखो साहब, अगर वो 206C1H चार्ज करता है तो 194Q की लायबिलिटी रहेगी हमेशा ही। अगर आप बचना चाह रहे हैं C1H से तो सामने वाले को बोल दीजिए कि भैया आप C1H ना चार्ज करें, मैं केवल 194Q करूंगा। पर वो अगर C1H चार्ज करता है तो भी आपको 194Q लगाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे ख्याल से हमने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए और 250 लोग अभी भी कंटिन्यू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और हमारे पास जो मोमेंटो है देने के लिए अभिषेक जी के लिए वो थैंक्स ही है, और वो थैंक्स कंटिन्यू आ भी रहे। लेकिन थोड़ा और आ जाएंगे, थोड़ा और अभिषेक जी के बाद क्या पुशअप मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है और तैयारी करने के लिए, उसके लिए। और यही चीजें 6:45 बजने वाले हैं, और मेरे ख्याल से कंटिन्यू अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, 1-to-1 कोई क्वेश्चन हो, ही में आस्क। चलिए सबका धन्यवाद आ रहा है सर। कैलाश व्यास जी को क्वेश्चन है क्या आपका? नारायण जी आपकी क्वेरी सोल्व हो गई ना? नारायण जी, नारायण अग्रवाल जी अनम्यूट करिए। नारायण जी अनम्यूट करिए। नारायण जी अनम्यूट। हाँ बोलिए सर। आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ सर। आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ सर। दीपक जी, हाँ दीपक बोलो। दीपक जी एक बार हैंड रेज करो ना प्लीज। दीपक कुमार जी हैंड रेज करें, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, बोलिए। दीपक जी अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। देखा हम ट्राई करते हैं सर कि अभिषेक जी को एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, हम ट्राई वही करते हैं सर। यस सर। नितिन जी अलाउ है ना? हाँ सर। सर जैसे कि हम लोग मंडी में जो फूड ग्रेन परचेज करते हैं और सेल करते हैं, अगर हमारा सेल 10 करोड़ से एबव होता है, किसी से परचेज करते हैं, तो क्या 194Q एप्लीकेबल होगा? सर देखो अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं आया है, हम बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं एक्सेप्शन का कि आ जाए। अदरवाइज तो अभी तक सभी पे एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट नॉट एप्लीकेबिलिटी की है। जैसे सर एक डीलरशिप लेते हैं, जैसे हीरो होंडा बाइक का ही डीलरशिप हो, अगर हम डीलर हैं और हमारा कोई और डीलर हो, हमसे और डीलर हैं उनसे, और हमारा सेल पिछले 10 करोड़ से अबव है, तो इस किस में भी एप्लीकेबल हो जाएगा? सर सब पे। ओके थैंक यू सर। एपी सिंह साहब एक बार अनम्यूट करिए। एपी सिंह साहब अनम्यूट करिए। सर ये लास्ट क्वेरी ले रहे हैं, अभिषेक जी लास्ट क्वेरी ले रहे हो।
एपी सिंह साहब अनम्यूट करिए प्लीज। एपी सिंह जी प्लीज अनम्यूट करिए सर। आपका क्वेश्चन बड़ा लंबा है पर ख्याल से ज्यादा अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे अभिषेक जी को। एपी सिंह साहब अब भी मैसेज लिखा है इन्होंने, अब अनम्यूट नहीं कर पा रहे। टेक्निक का भी है कि ये भी एक। मैं एक मिनट मैसेज देखता हूँ, मैं मैसेज देखता हूँ। मैसेज मेरे को दिखाई नहीं दे रहा अभी। नहीं मेरे पास क्वेश्चन है सर। अभिषेक जी पूछ रहे हैं, वन ऑफ माय क्लाइंट इज इनटू कंस्ट्रक्शन फील्ड, ही टेक्स सर्विस फ्रॉम सब कॉन्ट्रैक्टर हु आर लेमेन्स, नाउ इट वुड बी वेरी हार्ड ऑन द कंपनी पार्ट of the company to take a declaration in such a scenario from subcontractor whether that had been filed the return under section 139(1). Any practical solution? साहब डिक्लेरेशन प्री प्रिंटेड निकालिए, कोई सॉल्यूशन नहीं है, साइन करवाइए, पैन कार्ड की कॉपी लगाइए, कोई इलाज नहीं है। नहीं आप कैसे प्रूफ करोगे? या तो ज्यादा पे काट लो, खत्म बात। आपके ऊपर लायबिलिटी है जो टीडीएस डिडक्ट करता है। मिल गया सर सॉल्यूशन, मिल गया, परफेक्ट सॉल्यूशन मिल गया। और डिक्लेरेशन वाली मेरे ख्याल से चैट बॉक्स पे डाल चुके हैं हमारे शिव खत्री जी भी, आप वहां से निकाल लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अर्पित जी का कि आज दर्शन हो गए महाकाल के साक्षात, वो भी भस्म आरती वाले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद सारे व्यूवर्स का, लगातार बने रहे हमारे साथ में। और वही अभी आज वो अभी जब मैं जब ये वीसीएम कर रहे हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का अभी स्टेटमेंट आया है कि अगले 6 से 8 हफ्ते में थर्ड वेव आ सकती है। प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सावधानी बनाए रखिएगा। अब घोषणा नहीं बोलूंगा, निकलना पड़ रहा है ठीक है, लेकिन सावधानी मत छोड़िएगा और हौसला मत छोड़िएगा। सावधानी और हौसला ही हमको ये बचाएगी। अब रिक्वेस्ट करूंगा नितिन जी से, सर एक बार आए और प्लीज वोट ऑफ थैंक्स दें, क्योंकि मेरे पास दोनों नहीं है भी वहां से। यस सर। दिनेश सर, अभिषेक सर, आपने बहुत ही अच्छा आज हमेशा की तरह हमारा ज्ञानवर्धन किया, और ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन जो 1 जुलाई से चालू होने जा रही हैं इसके बारे में हमें बताया। और आगे भी आपसे अनुरोध रहेगा कि समय समय पर हम जब बुलाएं आप हमें समय देंगे, जैसा कि आप हमेशा देते हैं। और मैं साथ में दिनेश जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने हमेशा प्रोफेशन के लिए तैयार रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स लेने की कोशिश करते हैं, जिनके नए लेक्चर्स की कोशिश करते हैं। मेरी दिनेश जी से हमेशा ये बात होती है कि क्या नया है, जो कि व्यूअर्स की डिमांड है, जो पार्टिसिपेंट चाहते हैं वो हम लें, उसके लिए हम बराबर प्रयासरत हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। और मैं पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं। और आज जरूर और कॉन्फ्रेंसेस साथ थी तो कुछ लोग कम रहे, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आगे हमारे 500 का हाउसफुल रहेगा, जो हमेशा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अलवर ब्रांच, तीनों ब्रांच की तरफ से मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मैं आपसे निवेदन करूंगा सर, आज अपन मोर देन हाउसफुल थे, क्योंकि आज इतने प्रोग्राम, उसके बाद 450 लोग जुड़े हुए थे। आज हम मोर देन हाउसफुल है सर। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू वेरी मच सर। वही एज यूजुअल 10 सेकंड के लिए ऑन कर रहा हूँ, यदि आप लोग चाहें तो वही जय जिनेंद्र, जय श्री राम, जो आपको बोल रहा हूँ, जय श्री बालाजी, जो अच्छा लगे। जय जय साहब, श्री राम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। अनुराग जी आगरा से हमारे, थैंक यू वेरी मच सर। संजय जी थैंक यू वेरी मच सर। कैलाश जी थैंक यू वेरी मच, नाइस सेशन सर। थैंक यू।